नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड बुलेटिन। आपके साथ मैं हूँ अमीशा यादव। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि छात्रों को सुविधा के लिए इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। निश्चित रूप से हमारे बच्चों के पठन पाठन में ये सहायक सिद्ध होंगी। हमारे सभी छात्र छात्राओं को, बच्चों को क्लस्टर आधारित जो हमारे स्कूल हैं, उन स्कूलों में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो, उनको आने जाने के लिए अच्छा साधन हो, परेशानी न हो घर पहुंचने में और स्कूल जाने में। तो उसके लिए आज ये बसें यहाँ से रवाना की गई हैं। निश्चित रूप से ये हमारे बच्चों के पठन पाठन में बहुत सहायक सिद्ध होंगे और ये पूरे उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का ये नवाचार आने वाले समय में हमारे उदयमान नवोदित छात्र छात्राओं के लिए उनके भविष्य के निर्माण में बहुत सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों के लिए बसों को हरी झंडी दिखाकर नई बसों का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सहायक बसें छात्रों के लिए काफी कारगर साबित होंगे, छात्रों के पठन पाठन में काफी लाभकारी होंगे। तो आज मुख्यमंत्री की ओर से छात्रों को, स्कूली छात्रों के लिए बसों की सौगात दी गई है। हरी झंडी दिखाकर इन सहायक बसों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों के लिए इन्हें लाभकारी बताया और कहा कि छात्रों के पठन पाठन में काफी सुविधाजनक हो जाएगी। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से नई बसों का शुभारंभ किया गया। बसों के इस बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिन्हें सहायक बसों का नाम यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिया गया और कहा कि शिक्षा में ये सहायक होंगी। सहायक बसें चूंकि पठन पाठन में छात्रों को अपने स्कूलों तक पहुंचाने के लिए काफी उपयोगी बसें साबित होंगी। तो आज मुख्यमंत्री की ओर से स्कूली छात्रों के लिए, स्कूलों के लिए ये बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री धामी ने दी है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्कूली छात्राओं के लिए नई बसों के बेड़े को हरी झंडी दिखाकर इनका शुभारंभ किया, जिसे सहायक बसों के रूप में नामित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी की ओर से कहा गया कि बसें काफी लाभकारी होंगी, काफी कारगर साबित होंगी, पठन पाठन में काफी सहायक होंगी और स्कूली छात्रों को उनके स्कूलों तक पहुंचाने के लिए काफी कारगर साबित होंगी। तो एक नया बेड़ा स्कूली छात्रों के लिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कार्यकाल के चौथे साल में नई कैबिनेट के साथ पारी खेलते नजर आएंगे। धामी कैबिनेट से प्रेमचंद अग्रवाल के त्याग पत्र के बाद अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री के अगले कदम पर है। सोमवार को मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त से शिष्टाचार भेंट की और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने अग्रवाल का इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया था, जो रविवार रात ही स्वीकार कर लिया था। संभावना अब जताई जा रही है कि इसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। नई कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री धामी का चौथे वर्ष का कार्यकाल शुरू होगा और कहीं ना कहीं जिस तरह से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है, तो कैबिनेट विस्तार को लेकर जहां चर्चाएं जो हैं बहुत ज़्यादा तेज हो गई हैं उत्तराखंड के अंदर। अगर बात करें तो कुछ जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनका नाम इस समय चर्चाओं में चल रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से दलित चेहरा राजपुर के विधायक हैं खजानदास, उनका नाम चर्चाओं में चल रहा है और इससे पहले भी जो पूर्व मंत्री रहे हैं मदन कौशिक, उनका नाम चर्चाओं में है। और अगर बात करें तो इस कड़ी में जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, गदरपुर से विधायक भी हैं अरविंद पांडे, उनका नाम चल रहा है। तो ऐसे कई नाम हैं जिनका नाम अभी चर्चाओं में बना हुआ है
और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को जो है राजभवन में राज्यपाल से भी मिले। वहीं अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब कयास और ज़्यादा तेज हो गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, इसके अलावा संगठन के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। और माना जा रहा है कि 23 फरवरी से पहले या फिर 23 फरवरी के बाद धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि 23 मार्च को जो है धामी सरकार अपने 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लेगी। उनको चौथा साल 23 मार्च के बाद शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अब कैबिनेट विस्तार को जो है उत्तराखंड में चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि 23 मार्च से पहले कैबिनेट विस्तार होता है या 23 मार्च के बाद। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, एएनबी न्यूज़। प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर कर लिया। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इससे जुड़ा आदेश भी जारी किया, जिसमें लिखा गया प्रेमचंद अग्रवाल को आवंटित विभाग सीएम धामी के पास रहेंगे। सीएम धामी अतिरिक्त प्रभार के रूप में वित्त विभाग देखेंगे। बता दें कि बीते रोज धामी कैबिनेट में मंत्री रहे प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ विवाद के बाद इस्तीफा दे दिया था। बेस गांव की भूमि को बचाने समेत अन्य मांगों को लेकर विभिन्न संगठनों से जुड़े किसानों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा। बता दें कि बाजपुर के बेस गांव की भूमि अधिकार वापस दिए जाने के लिए किसानों के द्वारा काफी लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है, जिसे कुछ दिनों पूर्व ही आश्वासन देकर समाप्त करा दिया गया। काफी समय बीत जाने के बाद किसानों की भूमि अधिकार वापस नहीं दिए गए। किसान मोर्चा से जुड़े किसान अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार बाजवा बली सिंह चीमा ने कहा कि बाजपुर की बेस गांव की भूमि को बचाने के लिए लगातार 18 महीने से आंदोलन चल रहा था, जिससे प्रशासन के द्वारा 3 महीने में समस्या का समाधान कराने का आश्वासन देकर समाप्त करा दिया गया। लेकिन आज 2 महीने का समय हो चुका है, अभी तक किसी तरह का समाधान नहीं हुआ है। ये विषय है कि जो आंदोलन चल रहा था और 18 महीने आंदोलन चला, पिछले 4-4.5 साल से लोग परेशान हैं। जो 20 गांव की 5838 एकड़ भूमि के भूमिधरी अधिकार सरकार द्वारा छीने गए हैं, तो उनकी प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसे स्थगित करवाते समय डीएम साहब की उपस्थिति में ये कहा गया था कि 3 महीने के अंदर ये जो है समाधान हो जाएगा। तो हम आज सरकार को याद दिलाने आए हैं कि आज 2 महीने पूरे हो चुके हैं, 1 महीना बचा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार आगामी जो महीना है इसमें ये पूरा का पूरा जो आश्वासन के अनुरूप उसका समाधान कर देंगे, जिससे कि बाजपुर के बहुत से लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। तो इसको लेकर के आज सरकार को याद दिलाने के लिए हमने ये ज्ञापन दिया और इसके साथ संबंधित हमारे कुछ विषय से जो किसानी से संबंधित उनको इसमें इंक्लूड किया गया, जिसके लिए चीमा साहब आपको बताएंगे। मुख्य मांग हमारी वो तो वही है 5838 एकड़ जमीन जो है कि उसके जो हमारे अधिकार छीन दिए हैं सरकार ने वो वापस किए जाए। मुख्य मांग तो यही है। उसके साथ जो दूसरी मांगे हैं, और दूसरी मांग जो बहुत बड़ी मांग है कि 25 नवंबर 2024 को केंद्र ने एक नई राष्ट्रीय कृषि नीति का एक ड्राफ्ट जो सभी प्रदेशों को भेजा है पूरे देश में, और उसको उस ड्राफ्ट को पंजाब सरकार ने विधानसभा में रद्द कर दिया है। और हम चाहते हैं कि यहाँ बाकी जो गैर भाजपा सरकार हैं वो भी रद्द करेंगी, हमें पूरी उम्मीद है उसकी। लेकिन जो भाजपा यहाँ सरकार है हमारे उत्तराखंड में, हम चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री भी उसी जो राष्ट्रीय कृषि नीति सरकार केंद्र ने भेजी है उसको रद्द करें वो। और ये बड़ी मांग है हमारे लिए, क्योंकि उसमें वही 3 कानून जो हैं वही उनको इधर उधर करके शब्दों को वही लाने की कोशिश की जा रही है कि उसके अनुसार सरकारें जो हैं वो कृषि नीति बनाएं। और अगली मांग है कि स्मार्ट मीटर का जो बहुत मसला है, बहुत बड़ा मसला है, उसका हम विरोध करते हैं। उसका भी उसको ये कि एक मांग है स्मार्ट मीटर की वो ना लगाए जाए, उसको रद्द किया जाए। और एक एमएसपी गारंटी कानून की जो बहुत पुरानी मांग है हमारी, उसको हमने दोहराया इसमें। और एक ये है कि गेहूं पर जो फसल आने वाली है, गेहूं पर सरकार बोनस दे किसानों को, और ये पूरे यहाँ उत्तराखंड में होना चाहिए, दूसरे प्रदेशों में इसकी मांग हो रही है। और एक जो दूसरी अन्य कर्जा माफी की है कि पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ किया जाए। लेकिन यहाँ हम उत्तराखंड सरकार से कहते हैं कि जो हमारे विशेषज्ञ हैं, कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी, वो एक बार नहीं 20 बार ये बात कह चुके हैं कि 2000 से लेकर
आज तक जो है कृषि घाटे में की जा रही है, खेती घाटे में की जा रही है। और जो पूरे 54 देशों का पूरे देश में एक संस्था ने जो सर्वे किया, उनमें अर्जेंटीना, वियतनाम और भारत जो है की खेती जो है घाटे में कृषि खेती हो रही है। लेकिन अर्जेंटीना और वियतनाम की सरकारें उनको सब्सिडी देकर, उनको विशेष पैकेज देकर उनका घाटा पूरा कर रही है। लेकिन हमारी सरकारें जो हैं, प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उनके समर्थकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। डोईवाला क्षेत्र में दुकानें भी बंद रही। इस पूरे मामले में बीजेपी का कहना है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने जन भावनाओं का ध्यान देते हुए इस्तीफा दिया है। इससे पहाड़ प्लेन का मुद्दा न बनाया जाए। उत्तराखंड सरकार विकास के मुद्दों पर काम कर रही है। इस तरह की चीजों से विकास अवरुद्ध होगा। दुकानें बंद कर रहे हैं, कई बाइटें भी कल लोगों ने खुलकर दी हैं, पहाड़ी मैदानी वाले नारे लगे हैं। किस रूप में इसको देखिए? देखिए, उत्तराखंड के विकास के बारे में न सोचकर अगर इन चीजों में फंस कर रह जाएगी जनता, तो उत्तराखंड का विकास अधर में लटक जाएगा। हमें उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इतनी सौगातें उत्तराखंड में मिली है और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उसको धरातल पर उतार रहे हैं, हमें उसमें ध्यान देना चाहिए, न कि इन चीजों में फंसना चाहिए। और जो अभी धरना प्रदर्शन विरोध वगैरह करने की बात कर रहे हैं, कहीं बाजार बंद होने की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता है, समर्थक है, उनके अपनी एक उनकी पीड़ा है, लेकिन जो भी है ये गलत है। माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी अपील करी है सभी से कि इस तरीके का माहौल ना बनाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है, शांति प्रिय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। अगर इस तरह का माहौल उत्तराखंड में बनेगा तो वो पूरा देश जो देखेगा वो अच्छा मैसेज नहीं जाता है। हम अपने उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि के लोग हैं, तो देवभूमि में देवतुल्य जनता वास करती है। इस तरीके का कार्य नहीं करना चाहिए। उत्तराखंड सरकार में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। इस्तीफे के बाद डोईवाला में उनके समर्थकों में नाराजगी दिखी। व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध जताया। भारत के पूर्व वित्त मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा का व्यक्तित्व महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्वों का मिश्रण था। यह बात कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 36वीं पुण्यतिथि के अवसर पर घंटाघर स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण के पश्चात के बाद कही। आगे उन्होंने कहा कि हम सभी को हेमवती नंदन बहुगुणा के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। देखिए, आज हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की 36वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन उनका स्वर्गवास हुआ था 1989 में 17 मार्च को। और भारत ने एक बहुत योग्य नेता, जो भारत का दुर्भाग्य रहा और उनका भी दुर्भाग्य रहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, सबसे योग्य व्यक्ति थे। उन्होंने उत्तराखंड के सुदूर पौड़ी जनपद के बुगानी गांव में जन्म लेकर के अपनी प्राथमिक शिक्षा खिरसू ब्लॉक से शुरू करके और देहरादून में माध्यमिक शिक्षा के लिए रुक करके उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए वो गए और वहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। 10,000 रुपये का जिंदा मुर्दा इनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उनके ऊपर था। उसके बाद बहुगुणा जी जब भारत आज़ाद हुआ तो 1952 में पहली विधानसभा में विधायक चुने गए इलाहाबाद से, और तब से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्रीय मंत्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में जो उनकी सेवाएं रही, उसके अलावा उनके व्यक्तित्व में महात्मा गांधी का और सुभाष चंद्र जी बोस नेताजी, उनके व्यक्तित्वों का मिश्रण था। और उन्होंने जीवन में कभी भी सिद्धांतों के लिए समझौता नहीं किया। उन्होंने हमेशा सत्ता को ठोकर मारी लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। बहुगुणा जी इस देश के महान नेताओं में रहे और उन्होंने उत्तराखंड का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन किया।
आज जब हम उनको याद कर रहे हैं तो उनका जो पूर्ण स्वराज का सपना था उसको हम अगर उसके लिए अगर काम करें, जो देश के दबे हुए कुचले हुए दलित अल्पसंख्यक उनके लिए जो उनकी सोच थी उस पर अगर हम काम करें तो आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज पूरा देश उनको नमन कर रहा है जब हम उनकी 36वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं देहरादून में, राजधानी देहरादून में हम लोग उनको याद कर रहे हैं और उनका वो योगदान भी याद कर रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य की नींव सबसे पहले हेमंत नंदन बहुगुणा जी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन करके की थी। ऐसे महान नेता को आज हम श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। चारधाम यात्रा से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि त्योहारों, धार्मिक आयोजनों के नाम पर बीजेपी नफरत फैलाने की राजनीति कर रही है। दूषित करने का काम हो रहा है। इस समय रमजान शरीफ का महीना चल रहा है। भैया 1 महीना पहले आप अगर कहीं कोई मदरसा, कोई मस्जिद, कोई भी चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर अवैध था, अतिक्रमण में था तो उसके खिलाफ 1 महीना पहले कार्रवाई कर देते। रमजान शरीफ का महीना मुकम्मल हो जाता, ईद हो जाती, उसके बाद आप कर लेते। लेकिन आपको तो कड़वाहट पैदा करनी है, आपको तो तनाव पैदा करना है, आपको तो एक धर्म के लोगों के प्रति नफरत पैदा करनी है। इसलिए वो सोची समझी पूरी इनकी रणनीति है, उसी रणनीति में लोग चल रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है अतिक्रमण से, इनको कोई मतलब नहीं है। कभी लैंड जिहाद, कभी थूक जिहाद, कभी लव जिहाद, इस प्रकार की बातें भाजपा करती रहती है और ये आज नहीं रुकेंगे, ये हमेशा करते रहेंगे। दीपावली आएगी उसमें भी करेंगे, बकरीद आएगी तो उसमें भी करेंगे। इनका काम है कि सारे त्योहारों को, चाहे वो हिंदुओं के त्योहार हो, चाहे मुस्लिमों के त्योहार हो, चाहे ईसाइयों के त्योहार हो, ये त्योहारों के नाम पर नफरत फैलाने का काम भाजपा का है और उस काम को लगातार मुसलसल कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने वक्तव्य पर माफी मांगने के अलावा इस्तीफा देकर शिष्टाचार का आदर्श प्रस्तुत कर जन भावनाओं का सम्मान किया। चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के जिन विधायकों ने विधानसभा में गाली गलौज की, उन्होंने ना तो खेद व्यक्त किया और ना ही इस्तीफा दिया। कांग्रेस के विधायक कब माफी मांगेंगे? देखिए, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेम अग्रवाल जी ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने किसी दबाव में अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर बांटने की जो राजनीति की जा रही थी उसको लेकर उन्होंने जन भावनाओं का सम्मान किया है। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी प्रदेश को बांटने का षड्यंत्र रच रही है, मुझे लगता है कांग्रेस को भी अपने गालीबाज जो उनके नेता हैं, उनके विधायक हैं, उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। और उनके स्वयं उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार से उत्तराखंड के लोगों को गाली गलौज उनके द्वारा की गई, उन्होंने सार्वजनिक रूप से थूकने की बात की, उस पर भी उनके हाईकमान को कुछ निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस स्वयं अपनी नैतिकता खो चुकी है और इस तरह की राजनीति, प्रदेश को बांटने की राजनीति। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर क्षेत्र के 402 लाभार्थियों को बड़ी राहत मिली। मुख्यमंत्री से प्राप्त 1,95,80,000 रुपए की राशि आज उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई। इस कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम सभागार में किया गया, जहां मेयर दीपक बाली ने राशि को हस्तांतरित किया। 95,80,000 रुपया आज शाम तक जिनके खातों में पहुंच जाएगा। तो कुल लाभार्थी ये 402 है। देखिए, इसमें कुछ लाभार्थी है जिनकी प्रथम किस्त शुरू हुई है, जिन्होंने अभी काम शुरू करा है, उनको 20,000 रुपये प्रति लाभार्थी के हिसाब से 44 लाभार्थी हैं। द्वितीय किस्त जिसमें 27 लाभार्थी हैं, इनको 60,000 रुपये प्रति किस्त के हिसाब से पहुंचेगा आज। तृतीय किस्त जो है वो 109 लाभार्थी हैं, इनको 80,000 के हिसाब से पहुंचेगा। चतुर्थ किस्त 210 लाभार्थी है, इनको 40,000 के हिसाब से पहुंचेगा। पंचम किस्त जो 12 लाभार्थी हैं, इनको 20,000 के हिसाब से पहुंचेगा।
अभी माननीय मुख्यमंत्री, जैसा कि मीडिया बंधु आपको पता ही है कि 9 तारीख को काशीपुर में आए थे, तो उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 402 लाभार्थियों के लिए श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के द्वारा कुल धनराशि 1,95,80,000 रुपया नगर निगम को दी। और अभी जैसा कि बताया कि हमारे पास धनराशि के रूप में 1,05,00,000 रुपया और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया, जिसके जैसे जैसे ये लोग मकान बनाना शुरू करेंगे तो इनके खातों में, वो उन लाभार्थियों के खातों में वो धनराशि भी किस्त के हिसाब से पहुंचेगी। अभी बताया कि उनके लिए भी योजना तो चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें आप देखिए कनकपुर में जो स्वीकृत आवास है 1256 और आवंटन भी 1256 का हो गया है, 85% काम वहाँ पर पूरा हो गया है। उसके अलावा मानपुर में 512 आवास बन रहे हैं, जिनमें 512 का आवंटन हुआ है और 60% काम वहाँ पर पूरा हो चुका है। और गंगापुर गोसाई में 584 हैं, जिनका आवंटन 584 का हो चुका है और 90% काम कंप्लीट हो गया। सिर्फ रंग रोगन का काम बाकी था जो चल रहा है। मैं इस योजना के अंतर्गत ये 6 लाख रुपए की धनराशि का आवास दिया जाता है, जिसमें से राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा 3 लाख रुपया और 3 लाख रुपया उस लाभार्थी को चाहे बैंक फाइनेंस कराए, जैसे उसको अपने द्वारा लगाया जाता है। हाँ, उनके लिए भी हमारे पास योजना है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो मकान ऐसी स्थिति में आ गया है, जो बहुत पुराना बना हुआ है, तो वो लाभार्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अपने उस मकान को वो तोड़कर गिराकर अगर नया बनाना चाहते हैं तो जो 3 लाख रुपए वाली योजना है उसमें वो आ सकते हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, प्रधानमंत्री जी द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू करी गई इस योजना में उनका संकल्प है कि पूरे प्रदेश के अंदर, जिसमें काशीपुर भी आता है, एक भी आदमी, एक भी इंसान ऐसा ना हो जो बिना छत के रह रहा हो। सर, तक इस योजना के अंतर्गत कितने लोगों ने आवेदन करा, कितने लगा? अभी तक इसमें जो हमारे पास जो आवेदन आया था, ये 1485 लोगों ने इसमें आवेदन किया था, जिसमें से निर्माणाधीन आवास जो है वो 708 है और जो कंप्लीट हो चुके हैं वो 777 है। शहर में श्री कायस्थ सभा के द्वारा नगर निगम महापौर दीपक बाली का भव्य स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में श्री चित्रगुप्त महाराज की पूजा अर्चना के साथ भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की गई। कार्यक्रम के दौरान सभा के पदाधिकारियों ने श्री चित्रगुप्त महाराज के नाम पर एक पार्क, एक स्थान का नामांकन करने की मांग की। इस पर महापौर ने कहा कि वे इन मांगों को गंभीरता से लेंगे, उचित फैसला लेंगे। मेरी मातृशक्ति ने, मेरी बहनों ने, मेरी बच्चियों ने मुझे फूलों से स्वागत किया। जब मैं यहाँ पर आया मेरा मन भावुक भी हो गया, आनंदित हूँ। और श्री कायस्थ सभा का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया और मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सर, लगातार जिस तरीके से आपकी घोषणाएं हो रही है और काम हो रहा है, क्षेत्र के लोगों ने की अपेक्षाएं आपसे लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? ये तो आवश्यकताएं हैं, अपेक्षाएं नहीं है। इस शहर की रुकी हुई आवश्यकताएं हैं, उनकी बढ़ेंगी और मैं उन सबको पूरा करता जाऊंगा। निश्चिंत रहिए, एक भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो पूरी ना हो सके। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे तो मेरा हौसला बढ़ रहा है कि लोग मेरा साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं और अपनी आवश्यकताओं को मुझे बता रहे हैं और मैं उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि खाली बोल रहा हूँ, लगातार काम होने शुरू हो चुके हैं। सर, कायस्थ समाज ने भी आपके सामने 2 मांगे रखी हैं, मैंने तुरंत हाँ कर दी है उन पर। और एक तो उन्होंने खाली चौराहा मांगा था, मैंने पूरी रोड दे दी है और उसका बोर्ड भी मैं बनवा कर लगवाऊंगा, ये मैं कह कर जा रहा हूँ। और वो तो मेरे काम में सहयोग कर रहे हैं। मांग कहाँ है वो? उन्होंने कहा एक पार्क दीजिए जिसको मेंटेन हम करना चाहते हैं, महाराजा श्री छत्रपति जी के नाम से रखना चाहते हैं। तो मैं तो अपने कहना चाहिए जो हमारे पूर्वज हैं, हिंदू समाज के महापुरुष है, उनके नाम पर तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सड़कों का नाम रखेंगे, चौराहों का नाम रखेंगे, पार्कों का नाम रखेंगे। तो मैं तो आपका आभार व्यक्त करूँगा कि ये आपकी मांग नहीं है, ये तो आपने मुझे सहयोग किया है। समारोह कर रहे हैं, इसमें हमारे मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित मेयर दीपक बाली जी हैं और साथ ही साथ हमारे जो संस्था के सभी सामान्य सदस्य हैं, तथा दूसरे लोग आए हैं और हमारे साथ हमारे संरक्षक सक्सेना जी, मानव सक्सेना जी, मुश्किल सक्सेना जी
अशोक भाई साहब, राकेश जी, सभी लोग हैं यहाँ पर। सभी के सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है बहुत अच्छा, और बहुत जल्दी काय सभा इसमें कुछ न कुछ नए बदलाव कर रही है, नई नई चीज़ें ला रही है जनता के लिए, आम जनता के लिए, इससे बेनिफिट मिल सके। आई डोनेशन का हमने शुरू किया है कि कोशिश यही है कि अधिक से अधिक लोग आई डोनेशन करें, जिससे कम से कम आने वाली जनरेशन में 2 परिवार जो नेत्रहीन है उन लोगों को जीवन मिल सके। और उसके अलावा भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं समाज की अपने समाज के माध्यम से सेवा कर सकें। सर, जैसे बताया गया है कि अभी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, क्या वहाँ सभा काशीपुर हर वर्ष होली मिलन समारोह का आयोजन करती है, और जैसे कि आप सभी को विदित है कि अभी अभी निगम चुनाव संपूर्ण हुए हैं और हमारे नवनिर्वाचित महापौर श्री दीपक बाली जी को आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने उसको शहर स्वीकार करते हुए आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने की हमें अनुमति दी थी। तो कुछ ही समय में अभी वो हमारे बीच पहुंचेंगे। उनका स्वागत कार्यक्रम है। शुरुआत हर कार्यक्रम की हम श्री चित्रकूट पूजन से करते आए हैं। पूजन का कार्यक्रम हमारा हो चुका है। अब आम सभा भी क्योंकि पेंडिंग थी, तो आज आम सभा का भी आयोजन हमने होली मिलन के साथ ही आज किया है, और होली मिलन में हमें उम्मीद है कि बड़ी संख्या में कायस्थ बंधु यहाँ पधारने वाले हैं। कुछ आ गए हैं, कुछ आगे होंगे, और दीपक बाली जी भी अब से कुछ समय में हमारे बीच पहुंचे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।